दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए गुरुजी है ना ऑनलाइन चैनल को और दबाएं इस घंटी को नए वीडियो के लिए। दोस्तों मैं ब्रिजलाल गिल का आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर यूट्यूब चैनल गुरुजी है ना ऑनलाइन में। हम पढ़ेंगे नदियों और नदियों के अंतर्गत आज जो राजस्थान की जो अंतः प्रवाहित नदियां हैं उनकी बात करेंगे, यानी जो आंतरिक नदियां हैं अंतः प्रवाहित उन नदियों की बात करेंगे। उन नदियों के अंदर हम बात करेंगे घग्गर नदी की और कांतली नदी की, कांकने नदी और साबी नदी की बात करेंगे। तो शुरुआत में घग्गर नदी से करूँगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये घग्गर नदी है, इसका जो उद्गम होता है ये यहाँ पर आप नक्शे में देख सकते हो। ये घग्गर नदी है, इसका उद्गम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से उद्गम होकर ये जब कभी बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तब ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये जाती है। चलिए इसके बारे में, उद्गम के बारे में और विशेषताओं के बारे में डिटेल से बात करेंगे। पहले जो घग्गर नदी है उसके उपनाम जानेंगे कि किस किस उपनाम से ये घग्गर नदी जानी जाती है। चलिए, घग्गर नदी को वैदिक कालीन में ये बहती थी, उस टाइम इसको जाना जाता था सरस्वती नदी के नाम से। जब मैंने आपको कालीबंगा की और सभ्यता पढ़ाई थी उस टाइम भी मैंने आपको इस नदी के बारे में बताया था। तो आप चाहो तो ये सभ्यताओं के बारे में जो मेरा वीडियो बने हुए हैं सभ्यता के, वो जाके आप देख सकते हो। तो एक तो इसका हो गया, इसको उपनाम है सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इसको मृत नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर राजस्थान में आती आती विलुप्त हो जाती है, लेकिन कभी बाढ़ की स्थिति आती है तब ये वो हो जाती है वहाँ पाकिस्तान तक। तो इसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इसको नट नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये उपनाम इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें। इसको द्वेषवती नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये उपनाम मैं आपको बता रहा हूँ, द्वेषवती नदी। उसके अलावा इसका एक और उपनाम है, वो है लेटी हुई नदी। लेटी हुई नदी। तो ये 5 प्रकार के उपनामों से इस नदी को जाना जाता है, घग्गर नदी को। ये घग्गर नदी के उपनाम है। चलिए उसके बाद में बात कर लेता हूँ इसकी विशेषताओं की। मैं इसका उद्गम और उससे लेकर अंत तक मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जो कालीबंगा की सभ्यता है वो यहाँ पर विकसित हुई। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो कालीबंगा की सभ्यता है वो यहाँ पर इस नदी के मुहाने पर विकसित हुई है। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं इसके उद्गम की। इसका साहब ये घग्गर नदी है, इसका उद्गम कहाँ पर होता है? इसका उद्गम होता है जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ये कालका पड़ता है और कालका के पास कालका एक माता का मंदिर है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। यानी आप ये मान लीजिए कि कालका के पास हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश में, ये कालका के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है। चलिए ठीक है। उसके बाद में ये हिमाचल प्रदेश से उसके बाद निकलने के बाद में ये आती है एचआर यानी हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में बहने के बाद ये कहाँ पर प्रवेश करती है? जो राजस्थान का जो बिंदु है, ये आपको दिखाई दे रहा है नक्शे में, ये राजस्थान का बिंदु है। यहाँ पर ये पड़ती है हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। ये राजस्थान का ये है हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। और ये है गंगानगर जिला। तो राजस्थान के अंतर्गत ये 2 जिलों से बहती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो ये इसका जो राजस्थान के अंदर वो है प्रवेश कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ के यहाँ पर एक टिब्बी तहसील है और गांव का नाम क्या है? तलवाड़ा गांव। टिब्बी तहसील और तलवाड़ा गांव, यहाँ पर ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। तो कहाँ पर ये, कहाँ पर इसका बहना का स्रोत क्या गया? पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद में एचआर यानी हरियाणा, उसके बाद में ये आरजे यानी राजस्थान। राजस्थान के इन तीनों के अंदर स्टेट के अंदर ये बहती है। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं प्रवेश। मैंने आपको बता दिया ये हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से ये प्रवेश करती है। उसके बाद में ये कहाँ पर जाती है? उसके बाद में ये भटनेर से, उसके बाद में ये हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में होती हुई बाहुलपुर और एंड पॉइंट ये फोर्ट अब्बास तक जाती है। चलिए उसके बाद में इसके जो बहाव क्षेत्र हैं उसकी बात कर लेते हैं। इसका जो बहाव क्षेत्र है जो राजस्थान के अंतर्गत हनुमानगढ़ और गंगानगर में इस नदी के जो बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? यानी आरजे लिख रहा हूं मैं राजस्थान के लिए, इसका राजस्थान में बहाव क्षेत्र का नाम है नाली, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, राजस्थान के अंदर इसको बहाव क्षेत्र को नाली कहते हैं। उसके अलावा ये जब पाकिस्तान के अंदर फोर्ट अब्बास तक जाती है तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? हकरा, ठीक है। हकरा जाती है। ये पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक तब जाती है जब कोई बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी इस नदी में बाढ़ आती है तो फोर्ट अब्बास तक ये नदी जाती है। इस नदी की डिटेल से यही बात हो गई। ये इसका जो उद्गम है ये हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद ये 3 स्टेट से बहती हुई पाकिस्तान तक जाती है। तो मैंने इस नदी के बारे में जो विशेषताएं थी वो आपको बता दी। उसके बाद में जो नदी लेंगे अपन, वो नदी की बात करेंगे, वो है कांतली नदी। कांतली नदी के बारे में बात करेंगे।
इसका जो उद्गम होता है कांतली नदी, ये देखिए यहाँ पर जो अर्धचंद्राकार आकृति में जो समाये हुए जिला है वो है सीकर। ठीक है, उसके बाद में ये जिला जो अर्धचंद्राकार यानी इस पहले के आकृति में जो समाया हुआ जिला है इसका नाम है झुंझुनू। जब मैंने आपको जिले पढ़ाए थे वो भूगोल के अंतर्गत वो जिले पढ़ाए थे, उस टाइम उस वीडियो में आप जाके जिलों के बढ़ने की स्थिति आप जान सकते हो। चलिए उसके बाद में ये सीकर है, यहाँ पर ये झुंझुनू है, और ये है क्या है चूरू का, यहाँ पर ये चूरू जिला पड़ता है। तो ये सीकर सीकर झुंझुनू और चूरू के बॉर्डर पे ये जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। तो ये भी एक प्रकार की अंतःप्रवाही नदी है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, इस नदी के उद्गम के बारे में बात करेंगे। इस नदी का उद्गम है वो होता है सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियां, यानी इस नदी का यहाँ पर जो उद्गम होगा वो कहाँ पर होगा, सीकर जिले की कौन सी, खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं इसके प्रवाह क्षेत्र की। मैंने आपको बता दिया कि ये सीकर पड़ता है, यहाँ पर ये झुंझुनू और ये यहाँ पर चूरू पड़ता है। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र हो गया वो हो गया सीकर के बाद में झुंझुनू, ठीक है, और झुंझुनू और बाद में चूरू की सीमा बनाते हुए ये विलुप्त हो जाती है। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है, आपको इतना ही याद रखना है ये सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है वो है इसमें जो ताम्रयुगीन जो गणेश्वर सभ्यता, जब मैंने आपको सभ्यताएं पढ़ाई थी गणेश्वर सभ्यता, उस टाइम मैंने आपको इस नदी के बारे में बताया था, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि ताम्रयुगीन जो गणेश्वर की सभ्यता थी इस नदी के मुहाने पर यहाँ पर फलित हुई, इसी यहाँ पर ही फली। उसके अलावा जो एक और क्वेश्चन यहाँ पर पैदा होता है वो है ये लगभग ये जो नदी है ये झुंझुनू को दो भागों में, यानी जो बीच में से ये नदी गुजरती है, यानी लगभग ये झुंझुनू को दो भागों में डिवाइड करती है। ये इस पर नदी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था। चलिए उसके बाद में मैं बात करूंगा एक जैसलमेर में एक नदी है अंतःप्रवाही नदी की बात करूंगा, जो तीसरी नदी है उसकी बात कर लेते हैं। उसका नदी का नाम है काकने नदी, ठीक है, काकने नदी या काकनी नदी, ठीक है। तो इस नदी के बारे में बात कर लेते हैं। इस नदी का जो स्थानीय नाम है वो स्थानीय नाम अपन जान लेते हैं। इस नदी का स्थानीय नाम है मसूरदी नदी के नाम से भी ये जाती है, कहीं पर मसूरडी लिखा हुआ है, मसूरदी नदी के नाम से इसको स्थानीय नाम से जाना जाता है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ इसके उद्गम की। इसका जो उद्गम होता है वो जैसलमेर से मात्र लगभग 27-28 किलोमीटर दूर कोठारी गाँव है या कोठारी गाँव है। तो इसका जो उद्गम होता है वो तो है कोठारी गाँव, ठीक है, और वहाँ से ये निकलकर मरुभूमि में बुज झील का निर्माण करती है। यहाँ से ये बुज झील का ये बुज झील का निर्माण करती है और ये विलुप्त हो जाती है। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। चलिए ये बात हो गई, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। इस नदी के अंदर मैंने आपको बता दिया ये बुज झील का निर्माण करती है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखना कि बुज झील का निर्माण कहाँ पर होता है या फिर बुज झील कहाँ पर है। जब मैं आपको झीलें बताऊंगा उस टाइम इस झील के बारे में और बताऊंगा, लेकिन आप इस चीज़ को अभी ध्यान रखें कि ये बुज झील का निर्माण करती है और इस झील का नाम, इस नदी का नाम क्या है, काकने या काकनी नदी। चलिए उसके बाद में बात कर लेते हैं, जो चौथी नदी की बात करेंगे वो आज उस नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। उस नदी का नाम है साबी नदी और इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ होता है देखते हैं। साबी नदी देखिए दोस्तों, ये नक्शे के अंदर ये पड़ता है जयपुर, ये पड़ता है अलवर और यहां पर पड़ता है एचआर यानी हरियाणा, ठीक है। तो ये तीन, इसका उद्गम आपको पता चल गया होगा। इसका उद्गम लगभग जयपुर सीकर की जो सीमा है वहां पर इसका उद्गम होता है। तो अपन उद्गम की बात कर लेते हैं। नदी का नाम है साबी नदी। चलिए उद्गम की बात कर लेते हैं। उद्गम है इसका सीकर, जो सीकर जयपुर की सीमा है, लगभग सीकर जयपुर की सीमा, यानी लगभग इसका उद्गम है वो जयपुर ही मान लीजिए। तो ये कहाँ से निकलती है, यहाँ पर एक है सेवर की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ, वहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में ये वहाँ से अलवर
सेवर की पहाड़ियाँ यानी जयपुर से बहने के बाद में ये कहाँ पर जाती है, अलवर। और अलवर के बाद में ये जो हरियाणा के जो गुड़गांव का इलाका है, गुड़गांव, वहाँ पर पटौदी के समीप ये भूमि में समा जाती है, यानी ये भूमि में वहाँ पर पटौदी के निकट समा जाती है। तो आप इस झील को यहाँ से देख लीजिए, इस नदी को यहाँ से देख लीजिए। ये जयपुर, लगभग जयपुर शिखर की सीमा से यहाँ पर सेवर की पहाड़ियों से निकलकर ये उसके बाद में बहने के बाद अलवर में जाती है। अलवर में जाने के बाद में ये पटौदी, यहाँ गुड़गांव हरियाणा के बाद में जाके यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। ये अलवर की बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो ये अलवर जिले की सबसे बहने वाली बड़ी नदी है। तो अब मैंने आज आपको जो अंतःप्रवाही नदियां पढ़ाई है, ये 4 प्रकार की नदियां थी राजस्थान के अंदर जो पाई जाती है अंतःप्रवाही नदियां, उसका चारों का आपको मैंने डिटेल से बता दिया। घग्गर नदी है, ये हिमाचल प्रदेश के यहाँ से शिमालिक की पहाड़ियों से निकलकर फोर्ट अब्बास तक जाती है। तो इसके बारे में जो भी उपनाम है वो चीज़ें आप ध्यान रखना। उसके बारे में काकनी की नदी जो जैसलमेर में मैंने आपको बताया, इसका जो उपनाम है मसूरती नदी के। और ये किस झील का निर्माण करती है, बुद्ध झील का। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आप ज़्यादा ध्यान रखना। उसके बाद में सीकर की जो ये नदी है, सीकर की इस नदी के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है, इसका उद्गम ध्यान रखना है। उसके बाद में ये किस सभ्यता की जननी है, यहाँ पर ये घग्गर नदी है, कालीबंगा सभ्यता की जननी थी। यहाँ पर ये सीकर से ये निकलती है, ये गणेश्वर सभ्यता की जननी है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे। उसके बाद में मैंने साबी नदी पढ़ाया, तो ये जयपुर सीकर की सीमा पर ये जो सेवर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकल कर जो अलवर में प्रवेश करते हुए पटौदी गुड़गांव हरियाणा तक जाती है। उसके बाद में ये समाप्त हो यानी मरुभूमि में समा जाती है। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। तो इस तमाम प्रकार के क्वेश्चन है तो आप एग्जाम में सही कर पाओगे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। आप नीचे जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आप डिसलाइक भी कर सकते हो अगर ये वीडियो आपको नहीं पसंद आया तो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। और एक जरूरी इंपॉर्टेंट सूचना कि आपने आसपास जरूर सफाई रखें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, राम राम सा।